दृष्टि द विजन यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य की यह पुस्तक कितनी कारगर है, आप इसको पढ़ने के बाद इसका विश्लेषण कर पाएंगे। नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित तो यह बुक है ही, और साथ ही बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जिस भी स्तर की परीक्षा आयोजित की जाती है उसके अकॉर्डिंग ही इस पुस्तक को तैयार किया गया है। तो आइए इस बुक की सीरीज के अंतर्गत हम जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे उन्हें एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई 1 में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे हिंदी भाषा और उसके विकास पर। हिंदी भाषा की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है और इसका सामान्य परिचय क्या है, उससे अवगत होंगे। भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी रही और हिंदी भाषा का किस तरह से वहां से उद्भव हुआ। प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक किस तरह से जो है हिंदी भाषा ने अपनी विकास यात्रा को तय किया, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप, अर्थात इसमें हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और जानेंगे, समझेंगे। इसके बाद फिर हिंदी का भाषिक स्वरूप, मतलब हिंदी ने किस तरह से जन्म लिया, किस तरह से अपना विकास यात्रा को तय किया, और उसके बाद जो इसका भाषिक स्वरूप सामने आया वो किस तरह से आया। हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था किस तरह की है, हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा कैसी है, शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। मानक हिंदी की व्याकरण संरचना और रूप संरचना, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। जो मानक हिंदी की व्याकरण संरचना होती है उसमें पद संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व, लिंग, वचन, वाक्य संरचना, ये सब महत्वपूर्ण अंग रहते हैं इसके मानक हिंदी व्याकरण के, राइट। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, अच्छे से डिस्कस करके जानेंगे। फिर उसके बाद हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप को देखेंगे हम, जैसे कि राजभाषा हिंदी। अभी पिछले कल आपको पता है हिंदी दिवस मनाया गया, ठीक है, और तो इस हिंदी भाषा ने किस तरह से राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या हमारी हिंदी एक राष्ट्रभाषा के तौर पर संविधान में दर्ज है, संपर्क भाषा के तौर पर किस तरह से हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है वह किस तरह की है। हिंदी संचार माध्यम में किस तरह का रोल प्ले करती है, और कंप्यूटर और वैज्ञानिक विकास में क्या इसका रोल है या भूमिका है। फिर देवनागरी लिपि के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इकाई 1 में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, अच्छे से जानेंगे। उसके बाद फिर जो इकाई 2 रहेगी उसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं, इनको देखेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी रही, परंपरा कौन कौन सी रही, और कौन कौन से साहित्य इतिहासकार रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, साहित्य इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो एक ही तरह का है, लेकिन अलग अलग साहित्य इतिहासकारों ने अपने अपने मत से इसको अपने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ी सी विभिन्नता तो रहती ही है, राइट। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसी इकाई 2 के अंतर्गत आदिकाल, और यहाँ पर जो तथ्य रखे गए हैं आदिकाल से संबंधित वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास से ही रखे गए हैं, राइट। दृष्टि द विजन बुक के अंतर्गत इसमें हम देखेंगे अपभ्रंश रचनाएं कौन कौन सी हैं, और सिद्ध मत, नाथ मत और जैन मत क्या रहा, क्या डिफरेंस रहा इन तीनों मतों में, और कौन कौन सा साहित्य रचा गया इन मतों के अकॉर्डिंग। फिर रासो काव्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। तो आदिकाल में इन्हीं तरह का साहित्य रचा गया, राइट। लौकिक साहित्य भी रचा गया, रासो साहित्य या रासो काव्य भी रचा गया, गद्य साहित्य भी रचा गया आदिकाल में, और ये 3 मत
सिद्धनाथ और जैन मत प्रचलन में रहे आदिकाल में और अपभ्रंश इसकी भाषा रही। तो ये आपने महत्वपूर्ण याद रखना है आदिकाल से संबंधित, राइट। इकाई 2 में हमने देख लिया इसको। फिर इकाई 2 में ही भक्ति काल को देखेंगे हम। आदिकाल के बाद यहां पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से ही भक्ति काल संबंधी प्रमुख तथ्य रखे गए हैं। भक्ति काल का सामान्य परिचय देखेंगे हम। फिर संत काव्यधारा जिसमें निर्गुण ज्ञानाशेष शाखा के बारे में जानेंगे। फिर सूफी काव्यधारा, निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा, और फिर उसके बाद राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में सगुण काव्यधारा के बारे में जानेंगे। फिर भक्ति काल के अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हुए वो कौन कौन से हुए और भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या रही, इन सब से हम अच्छे से परिचित होंगे, राइट। उसके बाद भक्ति काल के बाद आता है फिर रीतिकाल। तो देखिए आचार्य शुक्ल की ही हिंदी साहित्य के इतिहास से यहाँ पर जो भी प्रमुख तथ्य रखे गए हैं, और मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, पुस्तक है, उसको जो है सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग देखिए बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी इसी बुक को प्रेफर करते हैं, राइट। इसका रीतिकाल का सामान्य परिचय और इसकी विशेषताएं और इसमें कौन कौन से कितने तरह का काव्य रचा गया है, जैसे कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इसके अलावा रीति इतर काव्य भी इसमें रचा गया है, तो उन सबको हम अच्छे से देखेंगे। फिर आएगा आधुनिक काल, इसको काव्य खंड दिया गया है यहाँ पर नाम। यहाँ पर भी आचार्य शुक्ल कृत से इसी से रखे गए हैं आधुनिक कविता संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे कि इसमें हम चर्चा करेंगे भारतेंदु पूर्व काव्यधारा की, फिर भारतेंदु युग, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद जिसको कि नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है, फिर नई कविता, फिर नई कविता के बाद 1960 के बाद के जो काव्य आंदोलन चले, फिर नवगीत विधा, हिंदी गजल, प्रमुख कवित्रियां जो समकालीन रही उस समय, और दलित कवि कौन कौन से रहे और दलित साहित्य कौन कौन सा रहा। तो हर एक उस विधा पर हम चर्चा करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। आधुनिक काल गद्य खंड में, राइट, ये तो था आधुनिक काल का काव्य खंड जो आपको मैंने अभी गिनाया। उसके बाद आधुनिक काल के गद्य खंड में हम देखेंगे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का किस तरह से प्रवर्तन हुआ, प्रवर्तन चला। इसमें भी आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से ही तथ्य रखे गए हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के तौर पर। और फिर इसमें हम देखेंगे नवजागरण विधा को, राइट। हिंदी गद्य का विकास किस तरह से होता है। तो जब हिंदी गद्य की बात चली है तो इसी में आते हैं हमारे उपन्यास, कहानी, सब तरह के। उपन्यास का सामान्य परिचय, प्रेमचंद पूर्व युग कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, फिर प्रेमचंद युग के उपन्यास, फिर प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि प्रेमचंद के बाद के युग के, राइट। तो जो प्रेमचंद के बाद के युग के उपन्यास रचे गए उसमें उपन्यासों की विधा रची गई, जैसे कि इस तरह की मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक और यथार्थवादी उपन्यास, राइट। व्यक्तिवादी उपन्यास भी रचे गए, कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी रचे गए, कुछ प्रगतिवादी और कुछ आंचलिक उपन्यास रचे गए। कब रचे गए? प्रेमचंद युग के बाद, राइट। तो उपन्यासों के ये अलग अलग प्रकार हैं, इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। फिर स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास, राइट। महिला उपन्यासकार कौन कौन सी रही, दलित विमर्श के उपन्यास कौन कौन से लिखे गए और कौन कौन से दलित साहित्यकार रहे या उपन्यासकार रहे, तो इन सबको भी हम अच्छे से देखेंगे। फिर कहानी, कहानी का सामान्य परिचय, इससे अवगत होंगे हम। प्रेमचंद पूर्व युग कौन कौन सी कहानियां, प्रेमचंद और प्रसाद युग में कौन कौन सी कहानियां रचेगी और उनके बाद के युग में कौन कौन सी कहानियां रचेगी। नई कहानी आंदोलन कैसे चला और उसके बाद की फिर विविध कहानी आंदोलन कौन कौन से चले, उन तमाम उन विधाओं को हम अच्छे से बारीकी से डिस्कस करेंगे। और प्रसिद्ध महिला कहानीकार कौन कौन सी हुई, हिंदी दलित कहानियां कौन कौन सी हैं प्रसिद्ध, है ना, और किनके द्वारा लिखी गई हैं। फिर इकाई 2 में ही ये सब आता है, राइट। कहानी के बाद हम देखेंगे नाटक। नाटक विधा में हम देखेंगे नाटक की अवधारणा एवं सैद्धांतिकी को, नाट्य शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट दृश्य काव्य का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है,
नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कथाओं के प्रकार, नायिका के भेद कौन कौन से हैं, अभिनय के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि हमने देखा भी है कि नायिका प्रधान लक्षण ग्रंथ है ना, तो इस तरह से नायिका के भेद कौन कौन से, ये सब जानेंगे हम। अभिनय के कितने प्रकार का होता है, अभिनय कैसे कैसे किया जाता है, आधुनिक नाटक, रंगमंच, हिंदी रंगमंच, इसके सामान्य परिचय से हम अवगत होंगे। और हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक कौन कौन से लिखे गए, इन तमाम विधाओं को हम देखेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हिंदी नाटक का सामान्य परिचय, प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। देखिए अभी हमने यहां पर देखा था कहानी की, जब हमने बात की तो इसमें प्रेमचंद युग भी आया था, राइट। लेकिन नाटक को कोई भी नहीं आया प्रेमचंद युग में। नाटक रचा जाता है आपका प्रसाद युग में। कुछ नाटक प्रसाद पूर्व युग में भी रचे जाते हैं, लेकिन बेसिकली नाटक का जो विकास होता है वो प्रसाद युग में ही होता है, और उनके बाद ठीक है प्रसादोत्तर युग में। नवनाट्य लेखन, समकालीन नाटक परंपरा, महिला नाटककार कौन कौन से हुए, दलित नाटक व उनके रचनाकार, एकांकी नाटक, तो इन सब बातों से हम अच्छे से परिचित होंगे। फिर उसके बाद हम निबंध विधा को देखेंगे। शुक्ल पूर्व युग निबंध कौन कौन से रचे गए, शुक्ल युग में कौन कौन से निबंध रचे गए, और शुक्लोत्तर यानी कि फिर छायावाद युग भी इसी में आता है, उसमें कौन कौन से निबंध रचे गए। फिर उसके बाद देखेंगे हम आलोचना विधा को। शुक्ल पूर्व युग में कौन कौन से आलोचना ग्रंथ लिखे गए, फिर शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में, राइट, कौन कौन से आलोचना ग्रंथ लिखे गए। स्वच्छंदतावादी समीक्षा पद्धति को देखेंगे, प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा और समकालीन समीक्षा, इन सब में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और इनके अंतर को भी समझेंगे। इनके बाद जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, इन विधाओं के बाद जो अन्य गद्य विधाएं रहती हैं, जैसे कि आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज और डायरी, राइट, ये भी महत्वपूर्ण विधा रहती हैं, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद प्रवासी साहित्य, राइट, प्रवासी साहित्य में हम हिंदी पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता और द्विवेदी युगीन पत्रकारिता तथा छायावाद युगीन पत्रकारिता, राइट, जो विभिन्न पत्र रहते हैं जैसे कि साहित्यिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाएं रहती हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, राइट। हिंदी साहित्य में ये आधुनिक विधा के अंतर्गत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। छायावाद की जो पत्रिकाएं, छायावादोत्तर पत्रिकाएं और फिर समकालीन पत्रिकाएं, दलित विमर्श केंद्रित पत्रकारिता कौन कौन सी रही, इस बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर विविध के अंतर्गत हम देखेंगे हिंदी में सर्वप्रथम कौन रहा, राइट, इस तरह के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहले कब, कहाँ, कैसे आयोजित हुआ, और हिंदी व उसके विकास से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं, पुरस्कार एवं सम्मान कौन कौन से दिए जाते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, रचनाकारों का क्रम, राइट, इससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। प्रमुख हिंदी साहित्यकारों की रचनावली एवं संचयन और उनके संपादक कौन कौन से रहे, तो इन सब तमाम विधाओं पर हम डिस्कस करेंगे। ये इकाई 2 के अंतर्गत था ये सब जो भी था। फिर इकाई 3 में हम देखेंगे साहित्य शास्त्र को। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र रहता है, आपको पता ही है। भारतीय काव्य शास्त्र के सामान्य परिचय से हम अवगत होंगे, काव्य लक्षणों से, काव्य हेतु से, काव्य प्रयोजन से, और कौन कौन से रस संप्रदाय रहे, रस निष्पत्ति से संबंधित बातें, साधारणीकरण, रस के लक्षण एवं उदाहरण सहित हम इस पे चर्चा करेंगे। अलंकार संप्रदाय के बारे में जानेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत, और फिर अलंकार के लक्षण, उदाहरण, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, काव्य दोष और शब्द शक्तियां कौन कौन सी हैं जो हमारी किसी भी रचना को क्या करती हैं, महत्वपूर्ण बनाती हैं, चमत्कार उत्पन्न करती हैं। तो शब्द शक्तियों के अंतर्गत हम ये सब देखेंगे। तो देखिए, साहित्य शास्त्र के अंतर्गत जो भारतीय काव्य शास्त्र विधा है उसके संपूर्ण तथ्यों से हम अवगत होंगे, राइट। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम देखेंगे इसका सामान्य परिचय और
पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख चिंतक कौन कौन से रहे और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं रही। प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे, अरस्तु के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, लुजाइनस का उदात्त सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है उसके बारे में जानेंगे, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत के बारे में और मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में जानेंगे, कॉलरिज का जो कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत है उसके बारे में, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत के बारे में, टीएस एलियट के सिद्धांत, आई रिचर्ड के सिद्धांत, नई समीक्षा पद्धति, रूपवाद क्या है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत, संरचनावाद, मिथक, प्रतीक, बिंब, फैंटेसी, यथार्थवाद, इन तमाम विधाओं को हम देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत। और जब हम किसी भी बुक के बारे में इस तरह से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है, जैसे मैं सीरीज चला रही हूं, तो इसका जो कंटेंट है उसके बारे में जानना महत्वपूर्ण रहता है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष बना के रख रही हूं। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र तो हो गया इकाई 3 के अंतर्गत, साहित्य शास्त्र के अंतर्गत, राइट। उसके बाद इकाई 4 में हम देखेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन कौन कौन से चले, फोर्ट विलियम कॉलेज महत्वपूर्ण रोल रहा है इसका, ठीक है। भारतीय हिंदू व हिंदी नवजागरण किस तरह से चला, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इन सब तथ्यों को देखेंगे। गांधीवाद दर्शन क्या है, अंबेडकर दर्शन क्या है, लोहिया दर्शन क्या है, मार्क्सवाद क्या है, मनोविश्लेषणवाद क्या है, अस्तित्ववाद क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श। तो ये तमाम इन सब बातों को हम देखने जा रहे हैं दृष्टि द विजन इस बुक के अंतर्गत, राइट। तो देखिए, ये रिव्यू था दृष्टि द विजन बुक का, जो कि आपके समक्ष होना बहुत जरूरी था, और आप बहुत कम संख्या में रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं चाहती हूं कि जितने भी बच्चे देखिए वीडियोस देखते हैं सभी रिस्पॉन्स करें और सभी अपना मत प्रस्तुत करें, राइट। और साथ ही जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए, इसकी पहली क्लास के साथ मिलती हूं आपसे बहुत ही जल्द। तब तक आप जानिए इसके कंटेंट के बारे में। नमस्कार।